ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और बाकी जो पैरेलल रोज के क्वेश्चन में उसमें क्या फर्क है कि यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि कौन किस रो में बैठा है, तो कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप किसी भी डाटा को स्टार्ट कर सकते हो। और देखो जैसे कि सबसे ज्यादा आपको जो प्लेसेस दे रखी है वो डब्ल्यू और एफ के बीच में दे रखी है, 3 प्लेसेस है। ठीक है, अगर मैं इन रो 1 में इसको कंसीडर करके चलता हूँ तो डब्ल्यू के लेफ्ट में के है, तो एफ और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, या तो एफ यहाँ आएगा या डब्ल्यू यहाँ आएगा। डब्ल्यू को मैं यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में के है, तो ये यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाली, अगर मैं रो 1 में लेके चल रहा हूँ। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है, के यहाँ बैठा है इस कंडीशन के हिसाब से, और इस कंडीशन से के यहाँ बैठा है। ठीक, अब ओके देखो यहाँ पर के के सामने कौन है, एल है, तो के के सामने यहाँ पे मैंने एल रख दिया। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन को अभी रोकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर के सामने एल है, और यहाँ पर एक चीज देखो, के और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो इस कंडीशन के हिसाब से ए आपका यहाँ आ जाएगा और इस कंडीशन से ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब के सामने एल था, ये कंडीशन पुट कर दी। आगे वी और एल के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक जगह और, हाँ वी और एल के बीच में 1 का गैप है। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन की बात करता हूँ ऊपर वाली की, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वी के सामने डब्ल्यू नहीं है, सिर्फ वी यहाँ नहीं आ सकता, तो वी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको ना हम थोड़ा साइड से बना लेते हैं। डब्ल्यू सर डब्ल्यू और एफ ना, एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, डब्ल्यू के लेफ्ट में यहाँ पर के आ जाएगा और के और ए दोनों। ठीक है, अब के सामने कौन है, एल, एल और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो नीचे से यहाँ हट जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन चल रही है अभी हमारी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद ये देखो इतना पुट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर इस चीज को पुट कर सकते हैं, अभी नहीं, वी और एल के बीच में ये चीज हो गई आपकी, ये चीज पुट कर देखो एफ का, हाँ देखो यहाँ पर एक सेकंड, अब देखो यहाँ पर एफ के अपोजिट जो बैठा है वो किसका नेबर है, पी का नेबर है। जो एफ के अपोजिट बैठा है वो किसका नेबर है, पी का नेबर है, तो पी यहाँ आ जाएगा। यस और नो? जो एफ के अपोजिट बैठा है उसका नेबर कौन है, पी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टी, पी जो है टी के सेकंड राइट में है, पी जो है टी के सेकंड राइट में, तो टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस कंडीशन में अगर देखोगे, चलो इसमें तो आपके पास 2 कंडीशन बन जाएगी पी की, तो उसको भी रोक देते हैं। यहाँ पे तक हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो आपको टी और पी को बिठाना था, ऊपर आपने बिठा दिया। ओके, अब आपके पास कौन सी कंडीशन बची, देखो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है, तो ये यहीं पर बन सकती है, ऊपर वाले केस में, नीचे तो आ नहीं सकती। तो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, आर, तो आर यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो आर और एस के अपोजिट ए नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, आर और एस के अपोजिट ए नहीं हो सकता, बट यहाँ पर है वो चीज, एस के अपोजिट ए आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को रोको अभी यहाँ पर। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 ही कंसेक्यूटिव प्लेस बची हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, हो गया। अब देखो एफ के अपोजिट कौन था, पी था। ठीक है, एफ का एक अपोजिट पी बैठा हुआ है, तो पी आपका यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, पी को आपको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टी के सेकंड राइट में पी है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इतना पुट कर दिया। आर और एस के अपोजिट ए देंगे, ठीक है, क्यू और के सेम रो में बैठे हैं, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। एल के अपोजिट के बैठा हुआ है, ये चीज हो गई। एस के इमीडिएट आर हो गया। अब ये देखो ये वाली कंडीशन,
ओके, यहाँ पर आपका V यहाँ बैठा है, तो V का जो एक V के जो इमीडिएट बैठा हुआ है उसके अपोजिट कौन बैठा है? G बैठा है। तो T के अपोजिट कौन आ जाएगा? G आ जाएगा, और रिमेनिंग प्लेस पे कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। Q और K सेम रो में हो गए। उसके बाद देखो कोई कंडीशन आपने गलत करी नहीं, तो ये वाला जो कम आपका डाटा है, मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है ये सही है। देखो इसे समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन P एंड S? P और S के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे? P और S के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो क्या आंसर हो जाएगा? मोर देन 3। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? समझ आया अच्छे से? ट्वेंटी 24 ही बता दूं? ठीक है मनीषा बता दूंगा। चलो देखो यहाँ पे 7 पर्सन A B C D E F and G sits consecutive in vertical row। वर्टिकल रो का मतलब क्या बेटा? ऊपर से नीचे तक। ठीक है, each person likes different fruits, that is grapes, lychee, guava, orange, banana, kiwi, apple. All the information is not necessarily in the same order. 2 persons sit between, देखो 2 persons sit between B and the one who likes lychee। देखो B और जिसको लीची पसंद है उसके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। लेकिन यहां पर ऐसी 2 कंडीशन हो सकती है, लीची ऊपर भी आ सकता है और बी नीचे। क्या ये पॉइंट समझ में आया मनीषा? A sits immediate above the one who likes lychee। B likes kiwi। ठीक है, इसको यहां पर लिख लो। अच्छा B ऑलरेडी है ना, तो यहां पर लिख लो। नेक्स्ट क्या है? मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F। अच्छा मुझे बताओ, मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F का मतलब क्या हुआ? 7 लोगों के अरेंजमेंट में अगर मोर देन 4 पर्सन की बात करेगा तो मैक्सिमम 5 लोग ही बैठ पाएंगे। यस और नो? करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा? मतलब सर क्या बोला आपने अभी? यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? मोर देन 4 पर्सन बिटवीन G एंड F। तो G एंड F के बीच में मोर देन 4 पर्सन बैठा ले, तो कितने बैठा सकते हो? आपके पास 7 लोग है ना मैक्सिमम, तो आप 5 से ज्यादा बैठा सकते हो क्या? नहीं। ओके। ठीक है। F who likes grape, F को क्या पसंद है? ग्रेप्स पसंद है। F sits at the bottommost position, तो F कहां बैठा है? बॉटममोस्ट पोजीशन पे बैठा है। और F को पसंद क्या है? ग्रेप्स। A likes guava, and sits below G but not immediately below। इसका मतलब क्या है? ये जो A है ये G के नीचे है, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली बिलो नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखो, आप A को जैसे अगर मैं इस वाली कंडीशन को इसमें पुट करके देखता हूं, ध्यान से देखना, इस कंडीशन को अगर इसमें पुट करता हूं, क्या लिखा है? A likes guava and sits below G but not immediately below। अगर मैं इस वाली कंडीशन को ये वाली कंडीशन में पुट करता हूं
तो ए को यहां नहीं रख सकता, ए को यहां रखूंगा अगर तो उसके बाद 1 2 3, ए को अगर यहां रखता हूं देखो तो 1 2 3, क्या इस कंडीशन को पुट कर पा रहा हूं? उन्होंने क्या बोला है, ये जो ए है वो किसके नीचे बैठा हुआ है, जी के नीचे बैठा है, लेकिन इमीडिएटली बिलो नहीं है, मतलब ए यहां नहीं आ सकता। तो अगर मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ पे पुट करता हूं तो देखो ए को मैंने एक नीचे पुट किया, उसके बाद 1 2 3 के बाद कौन है, 1 2 3 के बाद बी है, बट यहाँ तो एफ बैठा हुआ है, तो क्या इस कंडीशन को मैं इसमें पुट कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। इस कंडीशन को साइड से रख दो और काट दो, ठीक है। अब देखो डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना एंड अबव सी। देखो डी को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, ठीक है। डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना एंड अबव सी। जी डज नॉट लाइक बनाना, तो जी को बनाना पसंद नहीं है, जी को बनाना पसंद नहीं है। कैसे करोगे इसे पुट, देखो अभी यहाँ पर जी को बनाना पसंद नहीं है। देखो अब अगर आप इस चीज को कैसे पुट करते हो, देखो आप अगर इस सीक्वेंस को पुट करो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ग्रेप्स है, अगर आपने लीची यहाँ पर पुट किया तो ए यहाँ आ जाएगा गुआवा, उसके बाद 1 2 बी यहाँ आ जाएगा कीवी, ठीक है। अब डी ऑरेंज को आप कहां पुट करोगे, डी ऑरेंज को आप मैक्सिमम यहां पुट कर सकते हो, कहीं और तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि आपको दोनों ही खाली चाहिए। उसके बाद डी ऑरेंज के ऊपर कौन रहता है, बनाना, लेकिन जी को बनाना पसंद नहीं, मतलब इसको बनाना पसंद है, और सी इसके नीचे रहता है, मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। हो गया काम, ए बी सी डी ई यहाँ पर आ जाएगा। सर पर वो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, तो मतलब जरूरी नहीं है ये डी वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो आप? कह रही हूँ कि आपने अभी ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में लिखा है ना कि डी उसी के नीचे बैठेगा जिसे बनाना पसंद है, डी उसी तो के नीचे, हाँ लेकिन अभी तो वो उसके नीचे बैठा था, बी के तो नीचे, बेटा इमीडिएट थोड़ी ना बोला यहाँ पे, मतलब वो नहीं देखना है हम लोग को। वो तो बोला ही नहीं गया तो देखेंगे क्यों? मैंने आपको पहली बताई ये चीज कि इमीडिएट अगर बोला नहीं आता तो बहुत वो नीचे कहीं भी हो सकता है। ओके यहाँ पर फिर इस लाइन का और यहाँ पे इस लाइन का में कोई फर्क नहीं है फिर। मतलब ये पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं भी नहीं है ना ऐसा? बिल्कुल भी नहीं अगर है, नहीं लिखा है इमीडिएट तो मतलब नहीं है। इमीडिएट का मतलब यहाँ पर आप ये देखो ना, इसी क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अगर आप इसको दोनों को सेम ही नहीं मानोगे क्या, ए से इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स लीची, मतलब उसको तो एकदम बैठाना ही है उसके अबव, और डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन, तो इमीडिएट तो यूज किया नहीं गया तो कभी बैठा सकते हो नीचे। और सर ये लेफ्ट राइट वाले में, लेफ्ट राइट वाली में भी लागू होगा। अगर इमीडिएट नहीं लिखा है तो मतलब कहीं भी लेफ्ट में आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, देखो इसे अब आपको क्या करना है, आपको ये वाली कंडीशन को पुट करना है। इसमें कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप देखो लीची को यहाँ पे पुट करते हो, ध्यान से सुनते चलना, एक गुआवा को यहाँ पुट करोगे, उसके बाद 1 2 बी को यहाँ पुट करोगे और कीवी यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो डी है इसे ऑरेंज पसंद है, ठीक है, वो सी से ऊपर बैठा है, तो डी ऑरेंज यहाँ पे नहीं आ सकता, डी ऑरेंज को यहीं पे पुट करोगे। लेकिन डी ऑरेंज बनाना के नीचे बैठा है और जी को बनाना पसंद नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई नहीं हो गई? हाँ ना करके बताओ। तो इसीलिए इसको और नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा एक पोजीशन, तब जाके कंडीशन बनेगी। इसलिए यहां पर मैं पुट करूंगा लीची, यहां पर आएगा ए जिसे गुआवा पसंद है, और उसके ऊपर एक स्पेस छोड़ के बी यहां पर आएगा जिसे कीवी पसंद है। अब क्या है, अब डी ऑरेंज के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बची है आपके पास, कौन सी वाली,
ये वाली, यहाँ पर आ जाएगा बनाना और यहाँ पे आ जाएगा सी, तो अपने आप यहाँ पे कौन आ जाएगा ई, और जो एक एप्पल बच गया, कौन सा बच गया, एप्पल बच गया ना, एप्पल पे समझ आया अभी? Who among the following person likes apple? जी ठीक है, और कोई डाउट किसी को इस टॉपिक में? नया टॉपिक स्टार्ट करें फिर? यस सर। ठीक है सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये थोड़ा नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग था, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, पहले बोल दिया था, पहली दिन क्लास में स्पष्ट करके बोल दिया था कि इस टॉपिक की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे ये टॉपिक आपसे होगा। ठीक है, हर टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल एक ऐसा टॉपिक है कि किसी के पढ़ाने से नहीं होता, हाँ एक आइडिया लगता है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक आपसे बहुत दूर निकल जाएगा। ये थोड़ा नहीं, ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आपको कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा। पहले दिन ही 8 दिन पहले 8 क्लास हो चुकी है इसकी, मैंने पहले दिन ही बोला था कि ये टॉपिक को उतना लाइटली मत लेना। ठीक है, क्योंकि ये है नहीं उस लायक, ये बैंकिंग का टॉपिक है, बैंकिंग के टॉपिक में सिर्फ आपको वहां पे करना नहीं होता, आपको 20 मिनट में क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पहली क्लियर वर्ड्स में बोल दिया था बेटा मैंने। ठीक है, चलो, तो कंफ्यूजिंग टॉपिक करने के बाद एक सिंपल टॉपिक करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना? देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, आपको यहाँ पर बहुत मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अगेन ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज प्रीलिम्स में आपका रहेगा 3 to 5 और 6 मार्क्स, और मेंस में इसका वेटेज रहेगा 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, समझ आया ये ओवरव्यू? ये सर प्रीलिम्स में आता है, मेंस दोनों में आता है ना? दोनों। हाँ यस सर। यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है आपका फॉलोड बाय, फॉलोड या फिर इसको बोलते हैं सक्सीडिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, आगे वाला का, सॉरी सर, आगे वाला जो मतलब डिजिट होगा वो। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला, हाँ मतलब वही आगे पहले वाला। आगे नहीं, पहले। पहले पहले का टॉप।
और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? बाद वाला। आगे वाला। ठीक है, पहले वाला और आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ही इसी के बेसिस पर यहाँ पर इनवर्ट्स का बहुत यूज होगा। मिसलीनियस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है, बस ध्यान से आपको एक ही क्वेश्चन देखना है और समझना है। ठीक है, चलो देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। देखो इसे, यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है आपको। ठीक है, सीरीज में आपसे पूछा जा रहा है which element is the eighth to the left of 17th element from the left side of the alphabetical series। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया किसी भी सीरीज का, और ये आपका राइट साइड हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? which element is eighth to the left of the 17th element from the left side of the alphabetical series। तो यहाँ से 17th एलिमेंट पे आप जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8th टू द लेफ्ट ऑफ किसका बेटा? 17th एलिमेंट जो लेफ्ट से है उस पर आने के बाद उस एलिमेंट के 8th टू द लेफ्ट। तो यहां से आप 8th टू द लेफ्ट चले जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका? जी एलिमेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अभी बेसिकली क्या करने के यहाँ पर आंसर क्या था? जी था, राइट। यहां पर अब दोनों जगह पर सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट। ऐसे में क्या करना? माइनस कर देना। आपको बोला गया विच एलिमेंट इज द 8th टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट ऑफ 17 माइनस 8 कर दोगे तो जो 9th एलिमेंट होगा लेफ्ट से वो आपका आंसर होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आया बेटा? यस सर। तो जब सेम डायरेक्शन दिया जाएगा यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर अपोजिट दिया जाएगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड करो, मैं बोल रहा हूं आपको ऐड करो एक चीज, मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है इसको। विच एलिमेंट इज द 8th टू द राइट of 5th, sorry, a to the left, right of 5th element from the left side of the alphabet series। जी। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तब क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद इस वाले साइड से आप देखोगे, मतलब लास्ट वाली साइड दी जाएगी। जैसे कि आप देखोगे विच एलिमेंट इज द 8 टू द राइट ऑफ द 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है? 1 2 3 4 5। अब इसका 8th राइट में जाना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना क्या है? जब अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन दी जाएगी इन दोनों को ऐड करना है, और लास्ट में जो डायरेक्शन दी जाएगी उस एंड से चेक करना है। समझ आया? यस सर। चलो नीचे वाले का आंसर करो।
which element is the 8th to the right of the 70th element from the right side? तो ये राइट साइड है आपका, V, ये आपका लेफ्ट साइड है। yes sir, तो V है। राइट से राइट जाना है तो 17 माइनस 8 कर दोगे तो 9th फ्रॉम द राइट देखना है। बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W होगा ना, B के ऊपर से। समझ आया? सेवनटीन्थ एलिमेंट से 8 राइट निकालना है ना सर? और वैसे भी चेक करके देखो। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चंस फ्री में देखने को मिलेंगे सीरीज के बेसिस पर, 3 से 4 से 5 मार्क्स तक के। ठीक है, तो स्कोरिंग है, इजी है। चलो देखो, ये आपका SBI क्लर्क 2019 में पूछा गया था। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर M देखते हैं बेटा, काफी लोगों को देखो। Okay. So which of the following element is fixed to the left of the 14th from the left end of the given arrangement? तो 6 to the left, 14 from the left, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 और 14, 8 from the left। तो 8 from the left करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, M आपका आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Y सॉरी, Y है। Y sir, if all the symbols are dropped from the series, if all the symbols are dropped from the series, which element will be 12th from the right hand? Okay, this is our right hand and you need to drop all the symbols, right? तो इसको ड्रॉप करोगे, 1 2 3 4 5 इसको ड्रॉप करोगे, 6 7 8 इसको ड्रॉप करोगे, 9 10 11 12। क्लियर है सबको? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3। सर 2। How many such numbers are there in the given series which are immediately preceded? Immediately preceded का मतलब पहले, by a symbol, मतलब सिंबल से जस्ट पहले कौन क्या आएगा? ओके, जस्ट a second, sorry. How many such numbers are there? Numbers are there which are immediately preceded by a symbol and followed by a letter.
मतलब बेसिकली मुझे ये पेयर चाहिए, सिंबल नंबर लेटर, करेक्ट, सिंबल नंबर लेटर। चेक करते हैं, सिंबल नंबर नंबर नो, सिंबल लेटर नो, सिंबल नंबर नंबर नो, सिंबल लेटर लेटर नो, सिंबल नंबर नंबर, सिंबल लेटर लेटर, सिंबल नंबर लेटर, मिल गया एक पेयर मुझे, करेक्ट। एक ही आंसर है इसका क्योंकि बाकी तो और है नहीं। आया समझ में? यस सर, मैंने नंबर नहीं पढ़ा, मैंने सिंबल पढ़ लिया सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Okay. How many such letters are there in the given series which are immediately preceded by a number and immediately followed by a symbol? क्या चाहिए हमको? नंबर लेटर सिंबल। देखेंगे नंबर लेटर सिंबल, नहीं ये नहीं है सिंबल, नंबर लेटर सिंबल, सर पहले लेटर नहीं आएगा, इसमें लिख रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन गिवन सीरीज व्हिच आर वो तो समझना है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब लेटर इज प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय पहले नंबर आएगा। अच्छा पहले नंबर आएगा फिर लेटर फिर से सिंबल आएगा। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? लेटर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, तो लेटर प्रीसीडेड बाय मतलब नंबर पहले एंड फॉलोड बाय सिंबल तो मतलब बाद में। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, कौन सा बन रहा है? वो आपका ये वाला, करेक्ट। कोई और है क्या? किसी और का अकॉर्डिंग कोई और भी बन रहा है क्या? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको यहाँ पर ऑड वन आउट फाइंड करना है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है? n64, तो n कितना आगे जा रहा है 6 के लिए? 3 के गैप पे। वापस कितना है? 4 की तरफ, मतलब यहाँ से 2 का गैप है, यहाँ से 3 का गैप है। D86, तो देखो D8 3 का गैप है, 6 2 का गैप है, तो मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। फिर Y% 3 का गैप है, और फिर 8 2 का गैप है। ठीक, फोर्थ R2 3 का गैप है, 7 1 का गैप है। तो ये आपका डिफरेंट, ये गलत आंसर है बेटा। मतलब बेसिकली ऑड वन कौन सा है यहाँ पर? ये वाला। समझ आया? ऑड वन का सिंपल मीनिंग है जो सबसे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर सब में जो अलग है यहाँ पर। तो इसको फाइंड करने का यही एक तरीका है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और यार इसमें और क्या तरीका निकालोगे जब यहाँ पर सीरीज के बेसिस पे आंसर करना है, तो और क्या होगा?
मेरा मतलब यही एक ऑड वंस का सीरीज जो आता है यही प्रोसेस है कि और भी कुछ रहते हैं मतलब क्वेश्चंस में? ऑड वन के लिए आपको देखना पड़ता है, ऑड वन की कोई रूल नहीं है भाई, वो देखना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पर चीजों को बता रहा है। यहाँ पर गैपिंग से डिस्टेंस के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। ये कोई लॉजिकल टॉपिक नहीं है, आपको इसमें सीक्वेंस देखना है जो भी दे रखा है इसमें। सर यहाँ ऑप्शन में सिंबल देख के वो सबसे ऑड लगा सी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। वो चीज नहीं देखनी है इसमें। इसमें यहाँ पर ये यहाँ पर जो भी ऑड वन देखना है वो सीरीज के बेसिस पर देखना है सिर्फ। अपना जनरल आइडिया नहीं लगाना कुछ भी यहाँ पे आपको, नो जनरल आइडिया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है रितेश, क्लियर है? जी सर, जी सर। चलो सर सिटिंग अरेंजमेंट कितने मिनट्स में करना था? क्या करना था? सिटिंग अरेंजमेंट कितने मिनट्स में करना चाहिए था? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो प्री का क्लर्क का क्वेश्चन है, अगर प्री का क्लैरिकल का क्वेश्चन है, तो वो 1.5 से 2 मिनट में टारगेट करो, 2 मिनट में करने का उसे, अगर वो प्री के लेवल का है, वो भी क्लैरिकल के, ठीक है। वहीं अगर वो पीओ के लेवल का क्लर्क का क्वेश्चन है तो 3.5 मिनट तक। समझ आ रहा है प्रिया? मतलब जो एकदम डिफिकल्ट भी है वो 3 मिनट तक हो जाना चाहिए? 3.5 मिनट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है तो सबसे, अगर आप बहुत डिफिकल्ट की श्रेणी में किसी क्वेश्चन को डाल रहे हो तो 3.5-4 मिनट। मैं ये सिर्फ प्री के लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 4 मिनट, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो मैक्सिमम 4 मिनट में होना चाहिए प्री का क्वेश्चन, और वो सिर्फ पीओ लेवल पे देखने को मिलेगा, उस लेवल का, ऐसा। ठीक है। मैंने अभी रिसेंट में 5 प्री दिए थे, उन 5 में मेरा रीजनिंग का स्कोर बताऊं, आप लोग जानना चाहोगे? वो आइडिया लग जाएगा यस उससे, सर, यस सर। ठीक। हाँ देखो बताता हूँ। यस सर। जैसे कि एक दिया था मैंने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एनालिसिस की मैं सारे पेपर देता हूँ, एसबीआई पीओ, आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। इसमें मेरा स्कोर 31 था, रीजनिंग में 35 में से, इसमें 33 था 35 में से, एसबीआई पीओ में 29 था 35 में से, आरआरबी पीओ में मेरा 31 था, आउट ऑफ 40 था ये, क्योंकि ये 40-40 का होता है, और यहाँ आरआरबी क्लर्क में 39 थे 40 में से। ये स्कोर था मेरा रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो देखो ये सबसे इजी होता है, उसके बाद ये इजी होता है, ये तीनों आपके एक जैसे थे, ठीक है। तो एट एन एवरेज मेरा स्कोर जो था 90% था सब में मिलाकर एट एन एवरेज। अगर आप 70% भी, अगर आप देखो इस एग्जाम में अगर आप 36 प्लस रखते तो अच्छा रहता, आरआरबी पीओ में अगर आपका 28 प्लस रहता तो ठीक रहता, एसबीआई पीओ में अगर आपका 26 प्लस है, 25 प्लस जा रहा है तो अच्छा स्कोर है, आईबीपीएस पीओ में अगेन आपका 26 प्लस जा रहा है तो अच्छा स्कोर है, आईबीपीएस क्लर्क में अगर 28 या 27 प्लस जा रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि क्या स्कोर आपका अच्छा स्कोर कहलाएगा, कौन सा स्कोर आपका गुड स्कोर कहलाता है। गुड स्कोर का मतलब ये है कि आपका कट ऑफ आराम से क्लियर होता है, ठीक है। यस सर। ये चीजें ना सेल्फ एनालिसिस से आएंगी, सेल्फ एनालिसिस से। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, समझ में आया? आप अपनी गलतियों को देखोगे तब खुद सीखोगे, किसी और को अपनी गलती दिखाकर वो एसबीआई क्लर्क के लिए कितना होगा, एसबीआई क्लर्क के लिए यही रखो आप इतना, आईपीएस क्लर्क इतना, ये वाला।
जी बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ही एनालिसिस हो सकती है और वो एनालिसिस ही यूज काम आती है आप लोगों को जब हम पढ़ाते हैं। तो एक बेस्ट से बेस्ट जो भी आपको बेसिकली जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल होता है वो तभी प्रिपेयर हो पाता है जब हम लोग खुद एग्जाम देकर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम देखते हैं हमें पैटर्न पता चलता है कि कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसके साथ अपडेट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर आते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, दे आर अप टू 80% एक्यूरेट। ठीक है, और जो चीज सबसे अलग आती है वो हमेशा रह ही जाती है मेमोरी बेस में, क्योंकि वो किसी को याद ही नहीं होती ना कि पेपर तो आउट होता नहीं है। जब पेपर आउट नहीं होता तो फिर मेमोरी बेस का मतलब क्या हो गया? कोई स्टूडेंट है पेपर दे के आया है उसके हिसाब से वो डिजाइन हो जाता है, कभी वो 80 to 70% ही एक्यूरेट होता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कोई भी डिफरेंट चीज आती है वो हमेशा स्किप हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है पेपर देना। ठीक है, चले आगे। कोई और सवाल? रिया, उमंग, रितेश, महक, स्वाति, शिवानी? ठीक है, ऑल क्लियर? अभी तो पढ़ाया नहीं है मैंने ऑल उमंग 6 to 10। जितना आपने बताया उतना ऑल क्लियर। ठीक है, चलो ये वाला देखो, एसबीआई क्लर्क 2020। एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है, कैंडिडेट डेट उसकी अप्रैल मई है। ठीक है, देखो एसबीआई क्लर्क एक अच्छी पोस्ट होती है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप एसबीआई क्लर्क बनते हो तो आप पीओ टारगेट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एसबीआई क्लर्क भी अगर पा जाते हो तो अगले 2-3 या 4 साल में आप इंटरनल प्रमोशन या इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू पीओ बन सकते हो। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क भी एक अच्छा एग्जाम है, अच्छा लेवल का एग्जाम है, अच्छा लेवल होता है उसका। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन सिंपल सी बात है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आज के टाइम में कुछ भी पोस्ट होना वो एक चैलेंजिंग होती है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड रहोगे कि भैया 80% के अराउंड कट ऑफ टच हो रही है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुझे बाकी बैंकिंग की एक बड़ा क्लियर है। बैंकिंग में आज भी जब इतना कंपटीशन है जहां पर सारे एग्जाम्स 90% के अराउंड कट ऑफ टच कर रहे हैं, 85-90, वहां आज भी बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो अभी भी मेंस में 200 में से 60 नंबर कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी की। उन्होंने एक बहुत अल्टीमेट लेवल बना रखा है अपना, कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा 80+ जाने में उसको पूरी प्राण सूख जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हार्डवर्क करोगे यहाँ पर अगर अच्छे लेवल का तो पे जरूर मिलेगी उस चीज की। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है इन एग्जाम्स में, क्योंकि इन्होंने जो लेवल मेंटेन करके रखा है वो बहुत अच्छा लेवल है। प्री में भी सर रिजर्व का कितना रहता है? सर रिजर्व का तो यार देखो सिंपल सी बात है, कम से कम 20 मार्क्स का फर्क रहेगा रिजर्व कैटेगरी और देखो वैसे मैं बात नहीं करना है इस चीज के ऊपर, रिजर्व और ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट हाँ नीचे जो कैटेगरी जाती है इसमें कम से कम आपको 15 से 20 नंबर का फर्क देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी में फर्क नहीं होता, मुश्किल से 2-3 नंबर का, या वो भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बोलिए सर जो एसटी कैंडिडेट्स होते हैं ना, एसटी एससी के लिए क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट इज कि आपको अपने लेवल आपको अपने अपने जोन में फाइट करना है। ठीक है, बात खत्म, उस चीज के प्रिपेयर रहो और उसकी की तरीके से तैयारी करो। Following questions are based on the 5 numbers given below. Study the given information and answer the following questions. Correct? 655, 447, ये 5 डिजिट्स दे रखी है आपको, 5 नंबर दे रखे हैं, 3 डिजिट नंबर दे रखे हैं, आपको आंसर करना है। What is the sum of the third digit? What is the sum of the third digit of second number from left? तो ये लेफ्ट है, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर क्या है? 7 है, and second digit of third number from the right hand, मतलब 6 हो जाएगा बेटा। करेक्ट, तो ये सम पूछ रहा है तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13 होता है। क्लियर है बेटा सब लोगों को ये चीज?
Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना फैन का? No, sir. तो यहाँ पे इतनी गर्मी होगी, बिना फैन के नहीं बैठा जा सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। Okay, if the position of the first and third digit of each of the numbers are interchanged, if the position of first and third digit of each of the number are interchanged, then which of the following is the highest number? वैसे चेक कर सकते हो, ये 500 की रेंज में जाएगा, ये 700 की रेंज में जाएगा, ये 961 हो जाएगा, ये 953, ये 974, तो 974, 953, 961, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। कौन सा? 479। क्लियर है सबको ये पॉइंट? डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। प्री में हमेशा ध्यान रखना 20-22 नंबर को छोड़ के जो बाकी के 13 नंबर है ना, इसमें सिरोक्स आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, ऑर्डर रैंकिंग और ये वाला टॉपिक आपका 15 नंबर का, ये ना आपको फटाफट से लाने 7 मिनट के अंदर, 5 से 6 बी वाला। If all the digits in the number are arranged in descending order within the number from left to right, okay, descending मतलब सबसे बड़ा, तो 655, ये 744, ये 961, ये 953, ये 974, then which among the following will be the lowest number after rearrangement? तो lowest number यहाँ पर कौन सा होगा? यही होगा, right? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 655। समझ आया सब लोगों को बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो आज क्लास यहीं तक रखे। कोई डाउट किसी को? ठीक है, वर्कशीट लगा लेना सेटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है ना? बाकी का जो आगे टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ओके चलो बाय बाय। Okay, sir. ओके वेलकम, Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर। ओके चलो।